न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शीबा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। तेजस्वी के तंज पर प्रशांत किशोर का तीखा हमला। बिहार की राजनीति में जुबानी जंग तेज हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव द्वारा एनडीए पर राष्ट्रीय दामाद आयोग जैसा तंज कसने के बाद जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने करारा पलटवार किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव और आरजेडी के नेताओं को कम से कम वंशवाद, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर बोलने से बचना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी ऐसे परिवार से आते हैं जहां 6 से 7 लोग राजनीति में हैं और ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार में वंशवाद और अपराध को जन्म दिया है। किशोर ने आगे दावा किया कि उन्होंने सर्वे में सामने आया कि पिछले 25 से 30 वर्षों में बिहार की राजनीति सिर्फ 1250 परिवारों के इर्द गिर्द घूमती रही है, जो संसद और विधायक बोल रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, खासकर परिवारवाद के मुद्दे पर। कम से कम लॉ एंड ऑर्डर, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इन 3 मुद्दों पर तेजस्वी यादव या राजद के लोगों को शर्म करनी चाहिए, नहीं बात करनी चाहिए। जिस परिवार का एनडीए गलत कर रही है, भाजपा गलत कर रहे हैं, भाजपा वाले, जदयू वाले तो बिल्कुल ठीक है, वो इसलिए कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं, उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, तो जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं वो उसका लाभ उठा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव तो उस परिवार से आते हैं जिस परिवार का 1-2 नहीं 6-7 लोग राजनीति में है। कोई एमएलए है, कोई एमपी बनने का प्रयास किया, कोई किसी दूसरे संगठनात्मक संगठन के जगह पर है। तो जो लोग परिवारवाद के पुरोधा हैं बिहार में, जो भ्रष्टाचार के सबसे बड़े जनक हैं, जो यहाँ अपराध तंत्र को बनाने चलाने वाले लोग हैं, वो लोग इन बातों पर टिप्पणी करती है तो बड़ी हंसी आती है। ये इसलिए है कि ये लालू और तेजस्वी और भाजपा की बात नहीं है। बिहार, जब मैंने ये जन स्वराज अभियान शुरू किया तो मैंने एक यहाँ अध्ययन कराया जिसमें ये देखा कि कुल 1250 परिवार के लोग ही आज तक बिहार में पिछले 25-30 वर्षों में एमएलए एमपी बने हैं। आप चाहे किसी भी दल के हों, किसी वर्ग के, किसी जाति के हों, कुल 1250 परिवार के लोग ही बिहार में पिछले 30-35 साल में एमपी एमएलए बने हैं। लोग जैसे समझते हैं कि भाजपा परिवारवाद पार्टी नहीं है, तो मान लीजिए कि उन्हीं का एग्जाम्पल ले लीजिए। लालू की पार्टी में परिवारवाद है तो सब जानता है। आप भाजपा को ले लीजिए। भाजपा के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। इनके पिताजी शकुनी चौधरी, कांग्रेस की जब यहाँ राज होता था तो उसमें विधायक और मंत्री थे। फिर जब लालू जी का राज आया तो उसमें भी विधायक मंत्री बने। फिर जब नीतीश जी का राज आया तो उसमें भी विधायक मंत्री बने। मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी विधायक मंत्री थे। और आज जब भाजपा की बढ़त थोड़ी दिखी पिछले 5-10 वर्षों में, तो भाजपा को भी कोई दूसरा कुशवाहा नेता नहीं मिला, उनको भी शकुनी चौधरी का लड़का ही मिला। तो ये हर विधानसभा क्षेत्र में, हर लोकसभा क्षेत्र में बिहार में आप देखेंगे 4-5 परिवार हैं, वही घूम फिर के वही किसी न किसी दल से लड़ते हैं, वही जीतते हारते हैं। उसी को तोड़ने के लिए तो जनसुराज जैसी व्यवस्था बनाई जा रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी पुलिस को मिले 60,000 नए कांस्टेबल। उत्तर प्रदेश पुलिस को नई ताकत मिलने जा रही है। हाल ही में भर्ती हुए 60,000 कांस्टेबल कल यानी 20 जून को प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंचना शुरू कर देंगे। डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि 21 जून से इन सभी को औपचारिक ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये ट्रेनिंग करीब 9 से 10 महीने तक चलेगी, जिसमें आउटडोर फिजिकल ट्रेनिंग से लेकर इंडोर संवैधानिक ज्ञान तक सभी जरूरतें पहलुओं को शामिल किया गया है। डीजीपी ने बताया कि सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारी व्यवस्थापन की निगरानी कर रहे हैं। आवास, भोजन और अन्य बुनियादी जरूरतों की जांच की जा रही है। खुद डीजीपी ने लखनऊ में नए कांस्टेबलों से मुलाकात की और उनकी प्रतिक्रिया ली। कांस्टेबल ने व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। उत्तर प्रदेश की पुलिस का मानना है कि ये नई फोर्स आने वाले समय में राज्य की कानून व्यवस्था को और मजबूत करेगी। 60,000 जो आरक्षी भर्ती हुए हैं वो कल से यहाँ पर विभिन्न जिलों में जाना उन्होंने पहुंचना शुरू कर दिया है और 3 दिन का टाइम है जो कल तक सभी लोग पहुंच जाएंगे और उसके बाद फॉर्मल ट्रेनिंग जो है हमारी 21 तारीख से शुरू होगी। इसके लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके रहने की, उनके खाने की, बाकी सब सुविधाएं जो हैं, उसका हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी सभी जिलों में जाकर के भ्रमण कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में मैंने भी लखनऊ में कल्ली पश्चिम में जो हमारी पुलिस लाइन बनी है उसमें छात्रों के साथ, इनके बच्चों के साथ में बात की है, जो कांस्टेबल हमारे रिक्रूट हुए हैं, रिक्रूट आरक्षी के साथ बात की है
काफी लोगों के साथ बात हुई है, सभी बहुत खुश हैं, सभी बहुत उत्साह में हैं, सभी में जज्बा है काम करने का, और जो व्यवस्थाएं हैं उनके हिसाब से काफी खुश भी हैं, संतोषजनक व्यवस्थाएं भी हैं। ये एक लंबी ट्रेनिंग होगी, करीब 9 और 10 महीने की ट्रेनिंग होगी, जिसमें आउटडोर, इंडोर इत्यादि की सभी तरह की ट्रेनिंग इसमें की जाएगी। वेपन्स हैंडलिंग, स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, सभी चीजों की ट्रेनिंग होती है इसमें। और हमारा जो ट्रेनिंग डायरेक्टरेट है, विच इज हेडेड बाय डी ट्रेनिंग, उन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था, अभूतपूर्व व्यवस्था की है। प्रत्येक पीरियड के लिए वीडियो इनपुट्स तैयार किए गए हैं 40 मिनट के, प्रत्येक पीरियड के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए, और एक यूनिफॉर्म ट्रेनिंग हो उसके लिए ये व्यवस्था की है कि वो सीक्वेंशियली सभी जगह पर उनके माध्यम से ट्रेनिंग कराई जाएगी। आउटडोर के लिए जो हमारे पीटीआई हैं, आईटीआई हैं, उनको भी विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। और कुल मिलाकर के जिस प्रकार से ये परीक्षा हुई है उसी प्रकार से आगे ट्रेनिंग भी हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो ये 21 से अलग अलग जगहों नहीं, उसकी अलग व्यवस्था है। ये जेटीसी है, जो ज्वाइनिंग के लिए 1 महीने का पीरियड होता है, जिसमें बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज होती हैं, इनके अकाउंट्स खुलाए जाते हैं, इनका कई जगह पर नामांकन होता है, पुलिस विभाग में कई सारे आई कार्ड, तमाम तरह की व्यवस्था, वर्दी बनती है, बेसिक ड्रिल होती है, वो यहाँ पर होगा, सबका अपने अपने सेंटर में होगा। उसके बाद फिर आरटीसी होती है, जो कि रेगुलर ट्रेनिंग शुरू होती है। तो आरटीसी जो है वो 9 महीने चलेगी, उसके लिए अलग व्यवस्था है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक राष्ट्र एक चुनाव पर हिमाचल सीएम का विरोध। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक राष्ट्र एक चुनाव का केंद्र सरकार की पहल पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इस विचार का विरोध करती है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कुछ सुझाव जरूरी दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के पीछे की मंशा समझी जा सकती है, लेकिन उनके साथ ही व्यवहारिक और संवैधानिक चुनौतियां जुड़ी है। उन्होंने सरकार के कार्यकाल की असहमति, असम इस्तीफे को सत्ता परिवर्तन जैसे मुद्दों का हवाला देते हुए कहा कि इन हालात में एक समान चुनाव कराना व्यवहारिक नहीं। उन्होंने सुझाव दिया कि उपचुनाव के लिए 1 साल की अवधि तय की नहीं जा सकती और इसके लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत पर चर्चा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए बहस और संवाद जरूरी है, न कि थोपे गए फैसले। माननीय सदस्य पीपी चौधरी जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें माननीय संसद सदस्य जी ने वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में हमारे विचार मांगे, एक पार्टी के विचार मांगे, सरकार के विचार मांगे, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को सबको बुलाया। हमने अपना दायित्व समझा कि संसद के सदस्य हमारे आए हैं तो हम अपने विचार साझा करें। पार्टी की तरफ से तो हमारा एक है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन का अपोज कर रहे हैं, लेकिन कुछ सजेशंस हमने जो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए थे उसके बारे में कुछ हमने विचार रखे और सभी संसद सदस्यों ने पहले तो हमें अपने उस ड्राफ्ट बिल के बारे में जानकारी दी और जानकारी लेने के बाद ये पाया गया कि कुछ जो हम वन नेशन वन इलेक्शन में कुछ और उसे इस दायरे को थोड़ा बढ़ाया गया माननीय चेयरमैन साहब पीपी चौधरी साहब के साथ। तो हमने उसमें रखा कि बाई इलेक्शन जो 1 साल के बाद होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी हर 6 महीने में बाई इलेक्शंस का जो मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उस बारे में बात की है। और जो इलेक्टोरल रोल्स की बात है वो तो पूरे देश में एक ही इलेक्टोरल रोल हो जाए, उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है पंचायती राज से, क्योंकि बार बार बनाने में उचित नहीं है। और जो वन नेशन वन इलेक्शन है उसमें कुछ हमारी आपत्तियां हैं कि कोई टेन्योर जब होगा तो उसके आगे टेन्योर कैसे होगा, कोई गवर्नमेंट गिरती है, कोई जो एमएलए रिजाइन दे देते हैं, ये सब चीजों की चर्चा विस्तृत होनी है। हमने अपने विचारों में से उनको अवगत करवाया, क्योंकि पूरी स्टेट्स में जाएंगे, पूरे देश के लोग अपने अनुभव को साझा करेंगे और जब अनुभव के बाद कोई चीज बनती है तो वो अच्छी होती है। अब इस मामले में तो हमने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन हमारी पार्टी इस फेवर में नहीं है, पर हम चाहते हैं कि बाई इलेक्शन एक समय हो और अगर करना है तो पार्टी हमें थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में असेंबली का टेन्योर क्या होगा। अभी तो 5 साल के लिए होते हैं, अब 34 अगर अपॉइंटमेंट 29 अपॉइंटमेंट डेट हुई तो 29 जो 27 का इलेक्शन होगा तो हमारा तो 32 तक हुआ, 32 के बाद 2 साल के लिए इलेक्शन होगा। उस पर हमने चर्चा की और हम विस्तृत विचार हमें संसद सदस्यों ने बनाए। मैं इन सभी संसद सदस्यों का हिमाचल की सुंदर वादियों में आने के लिए धन्यवाद भी करता हूं और माननीय हमारे जो चेयरमैन साहब है जिस प्रकार इन्होंने हमें अवगत करवाया उसके लिए भी मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि हमें भी
ज्ञान प्राप्त हुआ है संसद की संस्थायी कमेटियों से। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। QRS रैंकिंग 2026 भारत ने दर्ज की 390% की वृद्धि। गोवा के मापुसा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान QS क्लॉक रेली साइमंड्स के कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली और वैश्विक स्तर पर उसकी बढ़ती साख को लेकर अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि QRS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत में बीते 10 वर्षों में 390% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। डॉक्टर फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि भारत वैश्विक शिक्षा मनचरित्र एक मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है। उन्होंने IIT दिल्ली का विशेष रूप से जिक्र किया, जिसके पिछले 2 वर्षों में 70 से अधिक स्थानों का सुधार किया गया है। इसका श्रेय नियोक्ता प्रतिष्ठान और उदाहरण जैसे प्रमुख संस्थानों में मिले सुधार को जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे नतीजे भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है और यह स्पष्ट संकेत है कि विज्ञान, तकनीकी और उच्च शिक्षा में भारत अब वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। So QS released its 2026 World University Rankings today, and this is another historic moment for India because we've seen a 390% growth in India compared to the last 10 years, which is definitely kudos to the Narendra Modi government, which is positioning India as a global leader. And one of the global leaders is IIT Delhi, which has improved its position by over 70 places in the last 2 years, which is, of course, due to its improvement of employer reputation and the citation indicator. Positioning IIT Delhi with such kind of a results truly makes India a Vishwa Guru and, of course, a step forward to becoming a global leader in science, technology and higher education. So upcoming 2026, how increase on this QS? Well, the ranking will be released next year after this, and we will continue to see Indian institutions improve further. This year we have 54 Indian universities represented, which is the largest number of new institutions which have made it across the world. India leads in that, besides having the most improved status across the G20 countries. So the next year, which will release the 2027 ranking, we hope to see even better improvement of Indian universities as they improve on the world stage. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, पर कुछ नहीं हुआ, बोले KC वेणुगोपाल। देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। पार्टी के वरिष्ठ सांसद और संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि देश की बेरोजगारी दर 5.6% तक पहुंच चुकी है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने के वादे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन हकीकत ये है कि जिन लोगों को भी रोजगार भी मिला था, वे भी अभी नौकरियों से हाथ धो रहे हैं। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि रिक्तियों को भरने के लिए कोई स्पष्ट योजना नहीं है और सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर लगातार चुप्पी साधे बैठी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बीते 10 वर्षों से बेरोजगारी पर सरकार को बार बार आगाह करते आए हैं, संसद से लेकर जनसभाओं तक, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही अब तक नहीं की गई। कांग्रेस नेता ने ये भी कहा कि युवाओं की हालत आज बेहद चिंताजनक है और केंद्र सरकार पूरी तरह संवेदनशील रवैया अपना रही है। Job fair in this day, especially this day, the day which we are celebrating Rahulji's birthday. There is no celebration from the party level because we clearly told our party workers do humanitarian works, constructive works, not with any celebration. Therefore, Indian Youth Congress has done a good job. It's a clear-cut message to the country that Youth Congress is trying to address one of the biggest problem of this country. You see that the latest PLFS survey is telling unemployment rate is in this country is 5.6%. Every month this unemployment rate is increasing. The present government came into power by offering 2 crore job per year.
But you can see the fate of this country now. Those who are got employment are losing jobs. There is no clear-cut program to fill the vacancies. You can see in the most of the government departments are running with a vacancies. Whenever a parliamentary committee is questioning them, they are telling to the parliamentary committees that 20%, 30%, 40% vacancy. Professors are vacant in universities. Teachers are vacant in universities. On all other departments, lot many vacancies are there. There is no concrete plan to fill that vacancy at all by the government. Hollow promises only for the youth of this country. Rahul Gandhi is the person last 10 years continuously taking this issue with the government. You can, while Bharat Jodo Yatra, walking 4,200 kilometers from Kanyakumari to Kashmir, lakhs of youth interacted with them. They shared their pain. They shared their agony and difficulties of life to Rahul Gandhi ji. So after that, you can verify in his parliament speech, he is emphasized about the situation of the youth in this country. But there is no concrete action. So last 10 years, Rahul Gandhi himself is completely batting for this unemployment issue and tried to find out solutions. Government is totally insensitive on this issue. In this time, something is better than anything. So Youth Congress is doing this job. We are not telling it is the biggest thing, but in their level, at least they are giving relief to some of the youth. It's a big message to the country. So I sincerely congratulating them. That's all. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। योग को जन जन तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य, बोले डिप्टी सीएम बैरवा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले राजस्थान में तैयारियां तेज हो गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा ने बताया कि पूरे प्रदेश में योग कार्यक्रमों के लिए एक उचित व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई है और आज पूरी दुनिया भारतीय योग की स्वीकार कर रही है। अब हमारा उद्देश्य है कि योग सिर्फ बड़े आयोजनों तक सीमित न रहे बल्कि आम आदमी की दिनचर्या का हिस्सा बने। बैरवा ने ये भी जानकारी दी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद जैसलमेर में आयोजित योग कार्यक्रम में भाग लेंगे, जो प्रदेश स्तर पर मुख्य आयोजन होगा। राज्य सरकार की ओर से सभी जिलों में आयोजन स्थल चिन्हित कर लिए गए हैं और सुरक्षा तथा चिकित्सा जैसे व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप आयुष मंत्री हैं, देखिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने इस योगा की पहचान विश्व भर में बनाई है और उनका आग्रह है कि जन जन तक ये योगा पहुंचे, घर घर तक पहुंचे। इसको लेकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने भी यहाँ पर राजस्थान में अनेक स्थानों पे, अलग अलग स्थानों पे जहाँ हमारे पौराणिक स्थान है, जो धरोहरें हैं, उन पे जाकर और ये करेंगे। और लक्ष्य रखा हमने करीब 60,000 से 50,000 स्थानों पे ये योगा करने का। निश्चित रूप से हमने सभी जगह नोडल्स तैयार कर दिए। हम अनेक संस्थाएं जो हमारे योग गुरु, योगाचार्य जो कराते हैं, उनसे मीटिंग लेकर निश्चित रूप से राजस्थान में एक अच्छा और जन जन तक पहुंचने का ये प्रयास है। और हम इतने स्थानों पे कर रहे हैं, इनसे ज्यादा भी हो सकते हैं। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी स्टेट प्रोग्राम जैसलमेर में रखा है। निश्चित रूप से एक अच्छा प्रयास है और सबको स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए ये हमारे लिए बहुत अच्छा अभ्यास है कि हम योगा को अपने नित्य जीवन में अपनाएं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत माता के चित्र पर विवाद, डीवाईएफआई का राजभवन तक विरोध मोर्चा। तिरुवनंतपुरम में सोमवार को डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी डीवाईएफआई ने केरल राजभवन तक विरोध मोर्चा निकाला। ये मोर्चा आधिकारिक सरकारी कार्यक्रमों में भारत माता के चित्र के इस्तेमाल के खिलाफ था। डीवाईएफआई नेताओं का कहना है कि भारत माता का चित्र एक विशेष विचारधारा से जुड़ा हुआ प्रतीक है और उसे सभी नागरिकों तक
थोपना लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ है। उनका आरोप है कि ये एक सांस्कृतिक थोपने का प्रयास है जो संविधान की धर्मनिरपेक्षता की भावना को ठेस पहुंचाता है। मार्च के दौरान भारी पुलिस बंदोबस्त देखा गया और कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारी और सुरक्षा कर्मियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। फिलहाल किसी बड़ी झड़प या गिरफ्तारी की सूचना नहीं है, लेकिन स्थिति पर नजर रखी जा रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 95 साल के बाबा सिग्नल पर मांगते हैं भीख, पत्नी और बेटे के लिए एक एक पैसा बचाते हैं बाबा। छत्रपति संभाजीनगर की सड़कों पर अगर आप किसी वृद्ध को बारिश या तेज धूप में सड़क किनारे खड़ा देखें तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा, क्योंकि हो सकता है वे बाबा यानी 95 वर्षीय नित्य शिंदे हो। हर दिन गंगाजल महाराज मंदिर के बाहर या शहर के प्रमुख सिग्नलों पर वे भीख मांगते हैं, लेकिन उनके इरादे स्वार्थ से नहीं बल्कि परिवार के प्रति समर्पण से भरे हैं। मेडिकल स्टोर के मालिक श्रीनिवास बताते हैं कि बाबा की दिनचर्या नियमित है। जो भी पैसे मिलते हैं वे उन्हें नोटों में बदलवाते हैं ताकि सुरक्षित रखा जा सके। बाबा का एक बेटा है जो मजदूरी करता है, लेकिन उस पर कर्ज है। मजबूरी में बाबा औरंगाबाद आए और अब सड़क ही उनका ठिकाना है। कई बार उनके पास जमा किए गए पैसे भी चोरी हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस उम्र में जहां उन्हें सहारे की जरूरत है, वहां वे खुद अपने परिवार का सहारा बने हुए हैं। श्रीनिवास और इलाके के कई लोग अब सरकार से अपील कर रहे हैं कि बाबा को किसी सुरक्षित आश्रय या किसी सरकारी सहायता योजना से जोड़ा जाए ताकि उनके बचे हुए जीवन को समानतापूर्ण जिया जा सके। आपल्याला पांडुरंगाने खावली केलं एवढं आईले लोक मला छत्रपती संभाजीनगर मध्ये गजानन मंदिर जवळ छत्रपति संभाजीनगर में गजानन मंदिर के बाहर मांग के खाने वाले बाबा जो वायरल हुए, उनका सत्य सुन के आप दंग हो जाएंगे। वीडियो में तो आप देख रहे पोतली है ये लिए, पर एक्चुअली उनकी कंडीशन बहुत खराब है। रोज वो सिग्नल पे धूप में बारिश में पैसे मांग के लोगों से चिल्लर ला के उसके नोट बना के उसका खाना खाते हैं। दिन भर इनकी उम्र है लगभग 95 इयर्स। 95 की उम्र में सिग्नल पे रिस्क है, गाड़ियों का रिस्क है, मंदिर के बाहर रिस्क है, रात में वो मंदिर के बाहर सोते, चोरों की रिस्क है, लुटेरों की रिस्क है। फिर भी इतनी उम्र में अपनी बीवी के लिए एक एक रुपया भीख मांग के उन्होंने जमा किया है। और दूसरी बात, ये 2 साल से मेरे पास आते, 3-4 दिन में एक बार आते। उनके जो छुट्टे पैसे होते 1-1, 2-2, 5-5 वो मेरे पास रखते हैं। उसके नोट बना के मैं उनको देता हूँ पैक करके, वो सेफ्टी उसको रखते हैं। पर फिर भी उनको रिस्क है पैसे की। ये 3-4 दिन में एक बार आते, चिल्लर के नोट बना के लेके जाते, अपने गांव को जाते। इनका एक बेटा भी है, मजूरी करता है। वो मंठा साइड गांव है इनका, उधर खेती नहीं कुछ नहीं, वो भी ऐसा मजूरी है। इसलिए वो कर्जा था इनका, इसलिए ये औरंगाबाद आए। बच्चे ने इनके कर्जा कर लिया था, इसलिए ये औरंगाबाद आए काम करने के लिए। पर बाबा तो काम नहीं कर सकते, उम्र ज़्यादा है, तो इनके दिमाग में आया कि चलो मंदिर के बाहर दक्षिणा के रूप में पैसे ले लें। और वो वैसे ही मंदिर के बाहर पैसे मांगने लगे लोगों से। दिन भर पैसे मांगते हैं, शाम में कुछ उन्हीं पैसों से कुछ तो खाना खा लेते हैं। बचे वाले कुछ पैसे वो हमारे पास लेके आते, उसके हम नोट बना के देते। बस इनकी कहानी यही है।
क्या आपको लगता है सरकार में इनको रहने की व्यवस्था करना चाहिए, जोड़े आके फोन करते हैं? सरकार ने इनकी व्यवस्था करनी चाहिए, क्यों तो ये रात में सोते, पिछली बार इनके पैसे चोरी हो गए थे तो ये मुझे बोले कि हमारे पैसे छीन लिए गए। मैं बोला बाबा जाने दो, कुछ नहीं कर सकते उसको, तो इनके लिए सिक्योरिटी होना चाहिए कुछ। तो अभी इनकी उम्र 95, इनके लिए आश्रम में कुछ जगह करके दे या रहने की कुछ व्यवस्था करे। बहुत सारे आश्रम है पर उधर भी पैसे लगते हैं, तो उतनी सरकार ने इनके रहने की व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मेरा नाम श्रीनिवास केंद्रे, साई मेडिकल हेडगेवार हॉस्पिटल के सामने। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनाव से गरीब छात्रों पर पड़ सकता है असर, बोले पीपी चौधरी। शिमला में एक राष्ट्र एक चुनाव पर बोलते हुए भाजपा सांसद और संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि ये देश के लिए नया विषय नहीं है। उन्होंने बताया कि 1984 से लेकर अब तक विभिन्न सरकारों और राजनीतिक दलों द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने की कोशिश होती रही है। भारत ने विविध आयोग और नीति आयोग ने इस रिपोर्ट पर दी है और व्यापक विचार विश्रम किया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कांग्रेस ने कुछ वरिष्ठ नेताओं से भी राज्यसभा में इस विचार का समर्थन किया था। पीपी चौधरी ने जोर देकर कहा कि बार बार चुनाव कराने से जो खर्चा और प्रशासनिक बोझ बढ़ता है उसका सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्य वर्ग पर पड़ता है, खासकर उन छात्रों पर जो बार बार की आचार संहिता और स्कूल टीचर की चुनाव ड्यूटी से प्रभावित होते हैं। फोर्स से लगातार विभिन्न पार्टियां प्रयास कर रही हैं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। उसमें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी है, एक देश चुनाव के लिए नीति आयोग का पेपर भी है, और उसके पहले लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की और रिपोर्ट है, और भी जो संविधान में विभिन्न सुधार करने के लिए कमेटी बैठी थी वाजपेयी जी के टाइम, उसमें भी है। उसके बाद में हमारे कांग्रेस के ये नचियापन सुदर्शन जो हैं, उनके वो राज्यसभा के मेंबर थे, वो चेयरमैन थे कमेटी के, लॉ कमेटी के, उन्होंने भी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कहा है कि देश में होना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कि एक तरफ तो चुनाव अलग अलग होते हैं और चुनाव साथ होते हैं, तो चुनाव साथ होने में नुकसान क्या है और चुनाव अलग अलग होने में नुकसान कितना है। अब आपके देखें कि जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात करें, दुर्गम कई ऐसे बूथ हैं जहां पर पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, तो वहां पर हम टीचर्स को लगाते हैं, वो जाकर के वोटर लिस्ट प्रिपेयर करता है पंचायत की, उसके बाद में वोटर लिस्ट प्रिपेयर करता है विधानसभा की, वोटर लिस्ट प्रिपेयर करता है लोकसभा की, फिर बाद में पंचायतों के चुनाव कराओ, विधानसभा के चुनाव कराओ, लोकसभा के कराओ। तो आप सोच सकते हैं कि सबसे ज्यादा पीड़ित जो हैं हमारे विद्यार्थी हैं, और वो भी उन सरकारी स्कूलों के जो कि हमारे मिडिल क्लास और गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। जो कॉन्वेंट एजुकेशन जहां पर हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उनके तो टीचर्स नहीं लगते हैं। तो आप देखिए कि हमारे उन बच्चों के साथ में कितना अन्याय है। तो इसमें हमें सभी बहुत व्यापक जो है, पार्लियामेंट का भी मानना है, वहां पे कंसल्टेशन हो, सभी स्टेक होल्डर्स को सुना जाना चाहिए और उनकी हर एक की क्या पीड़ा है उसको जानना चाहिए। क्योंकि ये सवाल चुनाव, ये अगर हम ये देखें कि पॉलिटिकल पार्टी जो है, ये पॉलिटिकल पार्टी जो, हम तो रिसीविंग एंड पे, अगर रीजनल पार्टी अपनी बात करेगी, नेशनल पार्टी अपनी बात करेगी, लेकिन जनता क्या चाहती है। तो हमारा अनुभव ये रहा, जहां पर भी गए सिविल सोसाइटी से सुना, चाहे पंजाब में जो, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, आपकी है, और कांग्रेस का बोलबाला दोनों का है, लेकिन वहां पर 100% सिविल सोसाइटी के लोग, चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे हमारे पद्म भूषण ऐसे लोग जो थे, पद्म श्री वाले लोग थे, चाहे नेशनल अवार्डी, विभिन्न मतलब बहुत एमिनेंट लोग जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के, सबने एक ही आवाज में कहा कि हम बार बार दुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए किसी को पूछो जो राजनीति से जुड़ा नहीं है, वो यही कहेगा कि एक साथ चुनाव होने चाहिए, अलग अलग चुनाव नहीं होने चाहिए। बहुत बड़ा फायदा। तो डेलिब्रेशन कर रही है कमेटी, देखो सभी पार्टी के लोग हैं इसमें, तो हम सब पार्टी के लोग हैं, कोई भी निर्णय लेंगे हम नेशनल इंटरेस्ट में लेंगे। सर क्या लगता है, जो दो बड़े राजनीतिक दल है भारत में, दोनों की जो है मत अलग अलग है इस मुद्दे पर, तो कैसे कंसेंसस बनेगी? देखिए, राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं। जो अभी इधर बोल रहे हैं, कभी इधर भी आ सकते हैं, क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियां जो नेशनल पार्टी जो सोचती हैं कि अगर उनके नेशनल इंटरेस्ट में है और उनके हित में है, तो कभी भी जो आज किधर बोल रहे हैं कभी साथ आ सकती है। तो 2/3 मेजोरिटी चाहिएगा। प्रेजेंट एंड वोटिंग जितने लोकसभा में होते हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग का होता है, संख्या से नहीं है। तो मेरा मानना है कि
ये एक ऐसा विषय है कि सबके हित का है और पूरा जनता में अगले 1-2 साल में ऐसा माहौल बन जाएगा पूरे देश में विद्यार्थियों का। मेरा मानना है कि पार्टी को मजबूर होना पड़ेगा, हर राजनीतिक पार्टियों को, क्योंकि हर बच्चा, हर स्टूडेंट चाहता है, किसी में कंपटीशन देता है तो हमेशा चाहता है कि उसका अपॉइंटमेंट आगे सरके, कभी खुद सरके। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि पूरे देश में माहौल ऐसा बन जाएगा अगले 2 सालों में कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है उसका विरोध वन नेशन वन इलेक्शन का नहीं कर पाएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पर कई जगह ये मत निकल कर आ रहा है कि इसमें जब एक हवा चलती है तो पूरे देश में एक हवा चलेगी, जो क्षेत्रीय दल है उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। देखिए, इसमें हमें हमारे वोटर को अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। हमारे वोटर ने अप्रूव किया है। जहां 7 चुनाव हुए, नेशनल लेवल पे अलग पार्टी आई, स्टेट में अलग आई। चाहे अभी आपके सामने वो आंध्र प्रदेश का देख लो, हिमाचल में देख लो, दिल्ली में देख लो, बिल्कुल पार्लियामेंट की सारी सीटें बीजेपी की आई और पूरा का पूरा आप स्वीप कर गई। वोटर को अंडर एस्टिमेट मत करो, वोटर बहुत समझदार है। अगर हम वोटर को अंडर एस्टिमेट करती कोई पार्टी करती तो गलत फहमी में है। इसीलिए बाहर का दरवाजा कई बार क्या है कि वोटर क्या सोचता है, हम क्या सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम जो सोचते हैं वोटर सोचता है या स्टेक होल्डर सोच रहा है, वो बड़ी भारी भूल होती है। आप क्या सोचते हैं, मुझे ये पहचानना पड़ेगा कि जनता क्या सोच रही है, मैं क्या सोच रहा हूं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टी ये सोच ले कि जनता क्या चाहती है, इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जनता की नब्ज क्या है वो जो पॉलिटिकल पार्टी समझ जाएगी, अपना आप स्टैंड बदलेगी। क्योंकि ये डेमोक्रेसी जो है विल ऑफ द पीपल है। अगर जहां पीपल की विल नहीं है जिसके साथ में, वो खत्म हो जाएगा, उसका बाहर का दरवाजा दिखा देंगे। तो इसीलिए इस मुद्दे पे मेरा मानना है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो अगर खिलाफत करेगी, क्योंकि अगर आम जनता ये चाहती है कि उनका इंटरेस्ट जो है वन नेशन वन इलेक्शन में है और कोई पॉलिटिकल पार्टी खिलाफत करती है उसके लिए, अपने खुद के हित के लिए, तो उसको बाहर का दरवाजा भी जनता दिखाना जानती है। एक आखिरी सवाल, संशोधन जब संसद में लाया जाएगा, जाहिर सी बात है उसमें तो जो सत्ताधारी दल है जिसके पक्ष में मतदान होगा ही, वो अमेंडमेंट तो पास हो ही जाएगा। बिल्कुल हो। मेरा मानना है कि देखो, राजनीति में कोई परमानेंट स्थिरता नहीं होती है। सब अपने अपने समय को देख के, जनता की पल्स देख करके राजनीतिक पार्टी बदलती रहती है। राजनीतिक पार्टी जनता की पल्स से बदलती है, अपने आप नहीं बदलते हैं। उनकी ताकत जनता है और अगर वो चाहते हैं कि मेरी वो ताकत बनी रहे तो उस ताकत के हिसाब से अपना बहाव भी मोड़ लेते हैं, वो अपना जो डायरेक्शन भी मोड़ लेते हैं जनता के पल्स के हिसाब से। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक साथ चुनाव होते थे, कांग्रेस ने परंपरा तोड़ी, बोले अनुराग ठाकुर। एक राष्ट्र एक चुनाव यानी लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की पहल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज देश एक बार फिर उसी स्थिति में खड़ा है जहां बार बार चुनाव होने से न केवल संस्थानों की बर्बादी होती थी बल्कि देश के विकास कार्यों पर भी असर पड़ता है। ठाकुर ने यह भी कहा कि पहले देश में एक साथ चुनाव होते थे, लेकिन कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए उस व्यवस्था को तोड़ा और कई राज्य सरकार को असमर्थ गिरा दिया। उन्होंने खासतौर पर पहाड़ी राज्यों की बात की, जहां दुर्गम इलाकों में लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर मतदान केंद्र तक जाना पड़ता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यदि चुनाव एक साथ हो तो इससे प्रशासनिक बोझ कम होगा, खर्चा घटेगा और जनता की सुविधा बढ़ेगी। देखिए, 1952 से 1967 तक देश में साइमल्टेनियस इलेक्शन होते रहे, यानी कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। लेकिन कई कारणों से उस समय की कांग्रेस की सरकारों ने जो राज्य की सरकारों को गिराया, वो सबके सामने है। आज देश के सामने फिर एक बार वो स्थिति आई है कि जो बहुत सारा समय चुनावों में जाता है, बहुत सारा पैसा लगता है, राजनीतिक दलों का भी, राजनीतिज्ञों का भी, चुनाव लड़ने वालों का भी, और कुल मिलाकर देश के विकास में भी उसमें कहीं न कहीं रुकावटें आती हैं। आम जनमानस को बहुत कुछ झेलना पड़ता है और पहाड़ी राज्यों में तो विशेष तौर पे कई जगह तो बहुत दूर दूर चल के वोट करने आना पड़ता है, ज्यादा उम्र वाले लोगों को आना पड़ता है। अगर ये चुनाव एक साथ होते हैं तो इससे देश की भलाई है, लेकिन सरकार चाहती है, भारत सरकार चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन पे जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है वो समाज के सभी वर्गों से, बुद्धिजीवी हों, राजनीतिक दल हों या फिर चुने हुए प्रतिनिधि हों, इन सब की राय भी जाने, मीडिया वालों की राय भी जाने कि वन नेशन वन इलेक्शन के आने का लाभ क्या होगा और इस बिल में और संशोधन अगर कोई करने तो क्या करने चाहिए।
इसमें और सुधार अगर की आवश्यकता है तो क्या हो सकते हैं, बड़े खुले मन के साथ सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आज हिमाचल प्रदेश आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी दोनों ने अपनी बात रखी और अब नेता प्रतिपक्ष, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर वो रखेंगे, भाजपा, बसपा और कांग्रेस के और अन्य दलों के लोग अपनी बात उसके बाद रखेंगे, उनके प्रदेशाध्यक्ष, और फिर उसके बाद जो समाज के बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी अपनी बात आके यहाँ पे रखने वाले हैं। अब तक क्या पाया है आपकी समिति ने? क्या अब तक हमने 5 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में गए हैं और बहुत पक्ष में लोग, आम जनमानस इसके पक्ष में हैं और ये अच्छी बात है। जैसे सिविल सोसाइटी के लोग भी आते हैं, लोगों में ये भी है कि युवाओं में और जागरूकता हो, युवाओं के और सुझाव भी आए, क्योंकि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिल है, जिससे देश के विकास को एक नई गति और भारत के लोकतंत्र को एक नई ताकत मिल सकती है। एक जो स्पष्ट राय है कांग्रेस की, तो कैसे आम राय बनेगी कांग्रेस इसके विरोध में? देखिए, अभी इस पे चर्चा हुई, अभी 5 राज्य 25-30 राज्यों में और जाएंगे, उससे बहुत बड़ा एक फर्क पड़ेगा। और जब वो सब सुनते हैं कि सिविल सोसाइटी क्या कहती है, तो इससे बहुत सारी बातें सामने निकल कर आती हैं। केंद्र सरकार की ओर से मदद की गई 2006 करोड़ की हिमाचल प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस के ही मंत्री ये कहते हैं कि तो उनके मुंह में जीरे के समान है, क्योंकि नुकसान 17,000 करोड़ से ज्यादा हुआ है, लेकिन जो मदद की जो वो केवल 2,000 करोड़। देखिए, मैं 2 बातें बड़ी स्पष्ट करूं। आपदा के समय, उस समय भी सैकड़ों में नहीं हजारों मकान हमने मंजूर करवाए और हिमाचल को लाभ दिलाया। पहली बार भी जब आपदा आई तब भी हमने बार बार अलग अलग जगह जाकर देखा भी और केंद्र की सरकार की ओर से मदद एक नहीं बार बार करवाई। और अब फिर 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद केंद्र सरकार ने हिमाचल को देके बताया है कि मोदी जी सदा हिमाचल प्रदेश के साथ खड़े हैं। मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, आज हिमाचल में हो क्या गया है, चाहिए सब कुछ केंद्र से, लेकिन साथ ही साथ उनको धन्यवाद भी नहीं करना है, उल्टा मैं कई उदाहरण आपको देना चाहता हूं। पिछली बार जब पैसा आया तब भी कहा, और 93,000 मकान एक मुश्त प्रधानमंत्री आवास योजना में आए तब भी उसका धन्यवाद करने की बजाय उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने शुरू कर दिए, और उसमें भाई भतीजावाद कौन कांग्रेस वाले को मिलेगा, कौन किस दल को मिलेगा, वैसा किया। पिछला भी पैसा आया तो उसमें तरपाल तक भी ये देखकर दिया गया कौन भाजपा का कौन कांग्रेस का। क्या ऐसे राज्य की सरकारें चलेंगी? क्या यही इसलिए सरकार है कि पैसा केंद्र का है और आप नीचे कांग्रेस बीजेपी का देखकर देंगे? और यही नहीं, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कें आई एमपी की अनुशंसा पे मिलती हैं भाई, लेकिन एमपी का नाम पट्टिका पे नहीं आएगा, एमपी को कार्यक्रम में नहीं बुलाओगे, एमपी के पूछे बिना कार्यक्रम में रखोगे। ये हिमाचल प्रदेश नई प्रथा शुरू कर रहा है, ये गलत है। और चाहिए आपको सब कुछ, लेकिन धन्यवाद आप किसी चीज का नहीं करेंगे जब मिलेगी तो। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर आज उत्तराखंड के देहरादून पहुंची। उनका स्वागत राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जौली ग्राट हाईवे अड्डे पर भव्य तरीके से किया। इस दौरे के दौरान राष्ट्रपति कई सरकारी परियोजना और विकास कार्यों का निरीक्षण करेगी। यह दौरा राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी ने राज्य के लोगों से संवाद भी किया और स्थानीय प्रशासन को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में राहुल गांधी के जन्मदिन पर मेगा जॉब फेयर का आयोजन। तरीका दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर भारतीय युवा कांग्रेस ने एक मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया। इस आवास पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार और सहायता के अवसर प्रदान करने के लिए ये एक अनूठा और सराहनीय विचार है। सचिन पायलट ने कहा कि जन्मदिन कई तरीके से मनाया जा सकता है, लेकिन दूसरों की मदद करने इसे मनाने का ये अलग तरीका है। सचिन पायलट ने कहा, जन्मदिन कई तरीकों से मनाया जा सकता है, लेकिन दूसरों की मदद करने का इसे मनाने का ये एक अलग तरीका है। इस मौके पर बड़ी संख्या में युवा रोजगार के अवसर की तलाश में पहुंचे। भारतीय युवा कांग्रेस की ये पहल न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि युवाओं के भविष्य को दिशा देने वाली भी है। ये रोजगार मेला जो आज लगा है, राहुल गांधी के जन्मदिन पे लगाया है और युवक कांग्रेस ने और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर इसको अंजाम दिया है। एक अनोखी सराहनीय पहल है, जहां इतने सारी कंपनीज को इकट्ठा लेकर आए हैं और हजारों लोगों को अवसर मिल रहा है आज रोजगार लेने का। और इस देश में जो भयंकर बेरोजगारी है उसका मुकाबला करने के लिए जब सत्ताधारी दल कुछ नहीं कर रहा है, वहां पे कांग्रेस पार्टी सामने आई है। और कांग्रेस ने पहले भी ऐसा किया, राजस्थान में किया था, जयपुर में, आज दिल्ली में कर रहे हैं। और ये छोटी बात नहीं है, विपक्ष में होने के बावजूद, संसाधन नहीं होने के बावजूद, संपर्क नहीं है और बावजूद उसके हम लोगों की मदद करने के लिए ऐसा मेला लगा रहे हैं। ये बड़ा सराहनीय एक कदम उठाया कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं युवक कांग्रेस के अध्यक्ष उदय जी को भी कि इन्होंने एक सोच की परिचय दिया है। जन्मदिन तो बहुत तरीके से बन सकते हैं, लेकिन युवाओं को अवसर प्रदान करना एक बहुत नेक प्रयोग है और मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं हजारों लड़के लड़कियों की तरफ से कि इन्होंने इस प्रयोग को आज अंजाम दिया। और केंद्र सरकार 11 साल से सत्ता में है, उन्हें कोई चिंता रोजगार की नहीं है। हम विपक्ष में होने के बावजूद भी लोगों की मदद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमान निकोबार में प्लास्टिक कचरे से बनेगा उपयोगी संसाधन। अमान और निकोबार द्वीप समुद्र के चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। मुख्य सचिव चंद्रभूषण कुमार ने जानकारी दी कि अब समुद्र से एकत्रित किए गए प्लास्टिक कचरे को संसाधित कर पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। इस पहल का उद्देश्य न केवल पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाना है, बल्कि समुद्री परिस्थिति तंत्र की रक्षा करते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाना है। चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल के तहत कचरे को मूल्यवान संसाधन में बदला जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि यहाँ पर प्लास्टिक की बोतल जो है 2 लीटर से छोटी वाली जो बोतल है वो लाने पे प्रतिबंध है और अभी तक पर्यटकों के सहयोग से हम ऐसा कर पाए हैं। फिर भी जो है हमारे पास जो वेस्ट है उसको वो काफ़ी इकट्ठा हो जाता है और उसको हम लोगों को कोशिश यही रहती है कि कलेक्ट करके किस तरह से एक व्यवस्था बनाई हुई है जो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत यहाँ पर बनी हुई है। पंचायतों के सहयोग से हम लोग उसको इकट्ठा करते हैं और उसको वापस जो है वो सर्कुलर इकोनॉमी के रूप में हम लोग मुख्य भूमि में भेज देते हैं, जहाँ पर कि उस पर कार्य होता है। आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ जो वेस्ट है वो सिर्फ हमारे आने वाले पर्यटक के माध्यम से नहीं होता है, बल्कि वेस्ट हमारे पास इतने बड़े समंदर में मरीन वेस्ट हमारे पास कई देशों से आता है। हम लोगों ने अभी हमारे वन विभाग ने इस पर 1 लाख किलो मरीन प्लास्टिक जो है उसको इकट्ठा करने के लिए एक मुहिम चला रखी है और हम लोगों ने 50,000 से ज़्यादा किलो तक का वेस्ट अभी तक इकट्ठा कर लिया है। और उसकी हम लोगों ने जब थोड़ी छानबीन की तो हमें ये पता लगा कि ये जो प्लास्टिक वेस्ट हैं कम से कम जो है 15 से 20 देशों से आए हुए हमारे पास हैं और वो समंदर के रास्ते वो हमारे यहाँ आ जाते हैं। पर हम उस पर भी काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि हमारे जो पंचायतें हैं, हमारे जो ट्राइबल काउंसिल हैं, इन सब के सहयोग से हम अपने पर्यटक जो उनको जानकारी भी दे सकें और अपने पर्यटन जो स्थल हैं उसको भी साफ सुथरा हम लोग रख सकें। ये हम सब लोगों की सम्मिलित जिम्मेदारी भी है और प्रशासन उस पर पूरी तरह से नज़र भी लगाए हुए है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना से बदलेगी जिंदगी, लाभार्थी बोले अब बिजली बिल शून्य हो गया। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना का लाभ अब जमीन तक पहुंचता दिखाई दे रहा है।
किशनगंज के नए लाभार्थी इस योजना को जीवन बदलने वाली पहल बताए हैं। हाँ, लाभार्थी बताते हैं, पहले हमें इस योजना की जानकारी नहीं थी, लेकिन जब जानकारी मिली तो हमने तुरंत सोलर सिस्टम लगवाया। इसका बहुत फायदा हुआ। अब हमारा बिजली बिल शून्य आ रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना से न केवल आर्थिक बचत हो रही है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिल रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जाने के बाद अब अधिक से अधिक लोग इस योजना से जुड़ रहे हैं। हमको पता, पहले हम जानते नहीं थे। उसके बाद जब पेपर पढ़े, टीवी में दे रहा था कि प्रधानमंत्री योजना है और उसमें फ़ायदा है, आपको बिजली बिल नहीं है के बराबर आएगा। तो अब दीपक जी हैं, ये प्रेस किए हमको, तो लड़का को, तो हम तो तैयार नहीं थे। लड़का मेरा कहा पापा लगा लीजिए, तो लड़का तैयार हुआ, तो हमको लगवा लो, तो लगा लिया। तो देख रहे हैं जो जब से लगा है तब से अच्छा ही फायदा निकल रहा है हमको। अभी जीरो बिल आ रहा है, बिल आता नहीं, एकदम जीरो आ रहा है। पहले लाता था 4-5 हज़ार रुपया लगता था महीने का, अभी जीरो आ रहा है। ये बहुत 78,000 रुपया हमको मान लीजिए सब्सिडी भी मिल गया। लगाने के बाद 78,000 रुपया ऑनलाइन बैंक में सब्सिडी आ गया, टोटल खर्च बच रहा है। ये फरवरी में लगाए थे हम, और मार्च के लास्ट से हमारा बिल आना शुरू हुआ। अभी तक मार्च से समझिए हमारा बिल 0 हो चुका है। 10/15 का स्पेस लगा हुआ। खर्च 3 लाख रुपया 5 किलोवाट में लगा, जिसमें सब्सिडी मिली। और लोगों को ये आग्रह करेंगे कि एक बार आप भी लगा के देखिए, महसूस कीजिए, इसमें बचत ही बचत है, फुल बचत है। अच्छा चीज़ है। सिर्फ ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, फिर 25 साल के लिए समझिए कि पूरा फ्री है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटौदी के खानपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर झड़प, 5 गिरफ्तार, 3 गंभीर रूप से घायल। पटौदी क्षेत्र के खानपुर गांव में जमीन के एक टुकड़े को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस झड़प में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रेवाड़ी अस्पताल में रेफरेंस किया गया। गुरुग्राम पुलिस ने प्रवक्ता संदीप सिंह ने जानकारी दी कि इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि विवाद जमीन को लेकर दोनों पक्षों में लंबे समय से तनातनी चल रही थी, जो बीते दिन हाथापाई में मारपीट में बदल गई। घायलों को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रेवाड़ी रेफरेंस किया गया। पुलिस ने बताया कि मामले की जाँच जारी है और इलाके में एहतियात अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि कोई और अप्रिय घटना न हो। गुरुग्राम पुलिस को पटौदी पुलिस स्टेशन को कंट्रोल रूम के माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 3 व्यक्ति झगड़े में घायल हुए हैं, तो जिनको कि CHC पटौदी में एडमिट कराया गया है। लेटर ऑन पाया गया था कि इन 3 व्यक्तियों को रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। पुलिस के द्वारा इन सभी से संपर्क किया गया था, और जैसे इनके द्वारा एक शिकायत थी झगड़े के संबंध में फाइल की गई थी, तो इस शिकायत के ऊपर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा झगड़े से संबंधित सेक्शन में FIR रजिस्टर की गई थी। FIR रजिस्ट्रेशन के कुछ ही घंटों के अंदर इस झगड़े में शामिल रहे 5 एक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। गिरफ्तार किए जो एक्यूज थे उनमें सबसे पहले रोहित है, जो कि पटौदी के गांव खानपुर का निवासी है। दूसरा जो एक्यूज है उसकी पहचान सागर के रूप में हुई है, जो कि पटौदी का ही रहने वाला है। तीसरा जो एक्यूज है उसकी पहचान प्रियांशु के रूप में हुई है, जो कि गुरुग्राम के गांव सिद्धरावड़ी का रेजिडेंट है। चौथा एक्यूज है उसकी पहचान आशीष के रूप में हुई है, जो कि गुरुग्राम के ही पटौदी क्षेत्र का रहने वाला है। इसके अलावा जो 5वां एक्यूज है उसकी पहचान जगदीप के रूप में हुई है, जो कि पटौदी के हेड़ाहेड़ी गाँव का ही निवासी पाया गया। इनके इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया गया है कि पहले किसी जमीनी विवाद को लेकर के इनका कुछ समय से विवाद चल रहा था, और इसी विवाद के चलते इस मारपीट की घटना को इनके द्वारा अंजाम दिया गया था। पुलिस के द्वारा जैसे ही विक्टिम के द्वारा कंप्लेंट फाइल की गई थी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन सभी को अरेस्ट कर लिया गया है। यदि केस में अन्य किसी एक्यूज की कोई संलिप्तता बाकी होगी तो उसको पुलिस अरेस्ट करके फर्दर लीगल प्रोसीडिंग इसमें कंप्लीट करेगी। लालू प्रसाद यादव पर बीजेपी की वीडियो को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बाबा साहेब का अपमान, पूरे देश का अपमान। वीडियो में कथित रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगाया गया है। चिराग पासवान ने कहा, आज देश संविधान से चलता है और यही वे दृष्टिकोण है जिससे हमारे प्रधानमंत्री आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमानजनक केवल अनुसूचित जाति या दलित समाज का नहीं, बल्कि बिहार और पूरे देश के नागरिकों का अपमान है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान देश को दिया वही आज हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है। ऐसे में अंबेडकर जी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक बातें निंदनीय है और समाज को बांटने की राजनीति को उजागर करती है। देखिए, जिस तरीके से मैं उनके स्वास्थ्य को भी समझता हूँ, पर उसके बावजूद जिस तरीके से बाबा साहेब की तस्वीर को चरणों में रखकर जिस तरीके से वो दृश्य सामने आए, वो हर उस व्यक्ति को दुखी करते हैं
जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा, उनकी सोच, और मुझे लगता है देश का 140 करोड़ व्यक्ति उनकी उस सोच के साथ सहमत। आज अगर देश चल रहा है तो बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान के आधार पर ही चल रहा है, जिसके सामने हर बार मेरे प्रधानमंत्री जी अपना सर नतमस्तक कर देश को उसी आधार पर लेकर जाने के संकल्प को बार बार दोहराने का काम करते हैं। ऐसे में उनका इस तरीके से अनादर, मैं इसको कतई ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ दलित समाज या अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों की भावनाओं को ही ये ठेस पहुँचाता है। ये ना सिर्फ हर बिहारी को ये दृश्य ठेस पहुँचाता है, हर देशवासी को ये दृश्य ठेस पहुँचाता है और पुनः उस सोच को सोचने के लिए आपको विवश करता है कि क्या यही इन लोगों की सोच है, जहाँ एक तरफ इस समाज से आने वाले महापुरुषों का आप अपमान करिएगा और फिर उन्हीं को अपना वोट बैंक बनाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कीजिएगा। बहरहाल ये सब जनता के सामने है और मुझे लगता है सही समय पर जनता अपना सही फैसला इन तमाम विषयों को संज्ञान में रखते हुए लेगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की। दिल्ली सरकार की प्रगति देख हैरान दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिले। इस दौरान उन्होंने गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से दी जा रही विभिन्न सेवाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ब्लेयर को दिल्ली सरकार की सिर्फ 100 दिनों की हुई उपलब्धियों का एक पुस्तक प्रस्तुत किया, जिसे देखकर ब्लेयर काफी आश्चर्यचकित रहे। उन्होंने कहा कि अन्य सरकार को भी भारतीय सरकार की इस तेजी और व्यापक प्रगति से प्रेरणा लेनी चाहिए। टोनी ब्लेयर ने दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की तेजी और व्यापक विस्तार से गहरी रुचि जताई और अपनी अगली यात्रा पर इन्हें देखने की इच्छा व्यक्त की। यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, जो माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मिलने के लिए आए, उनके जो वो सर्विसेज कर रहे हैं एनजीओस के माध्यम से, बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए डिस्कशन हुई। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो 100 दिन में अभूतपूर्व काम करने में हमारी सरकार कामयाब हुई, हमने उनको वह भी बुकलेट दी। वो बड़े सरप्राइज थे इसको देखकर कि ये संभव हो सकता है कि 100 दिन में इतने काम किए जा सकें। एंड उन्होंने हंसी मजाक में कहा कि आई फील कि द अदर गवर्नमेंट शुड टेक कॉल फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट्स, हाउ द इंडियन गवर्नमेंट्स आर परफॉर्मिंग, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट्स आर परफॉर्मिंग। उनके लिए ये भी अद्भुत था कि लगभग 30 मिलियन पॉपुलेशन की चीफ मिनिस्टर से वो मिल रहे हैं, जो कि बहुत बड़े यूरोप के हिस्से में कई प्राइम मिनिस्टर्स में आ जाते हैं जितनी पॉपुलेशन है। इसलिए उन्होंने अपने एक्सपीरियंस भी बताए माननीय मुख्यमंत्री जी को, किस तरह से उन्होंने अपने टेन्योर के दौरान क्या क्या चेंजेस लेके आए, कैसे कैसे वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर 5-6 प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करके काम करते थे, उसका रिजल्ट ओरिएंटेड हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे मोदी जी के विजन से, मोदी जी के कामों से वो बहुत इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। और आज भी उन्होंने बताया कि मैं फॉरेन मिनिस्टर से मिलूंगा और उनको बधाई दूंगा। इंडिया जो है आज दुनिया के लिए मजबूरी बन गया है, इंडिया के साथ हर किसी की दोस्ती उसकी मजबूरी बन गई है। जो इंडिया का दोस्त है वो आज देश का दोस्त बनता जा रहा है, और जो इंडिया का दुश्मन है वो पूरे देश का, दुनिया का दुश्मन बनता जा रहा है। उन्होंने कहा ऐसे सर्कमस्टांसिस मोदी जी ने सिचुएशन ऐसे देश के अंदर बदले हैं। तो बहुत अच्छी एक सार्थक मीटिंग रही और उनके अपने एक्सपीरियंस हैं। उन्होंने लंदन जैसे कंट्री के अंदर लंबे समय तक काम किया है। पर हमें इस बात की खुशी है कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हों और दिल्ली के कामों को लेकर खुशी जाहिर करें और सरप्राइज हो कि ऐसा संभव कैसे हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि नेक्स्ट टाइम जो हमने बड़ी जल्दी इतने हेल्थ सर्विसेज को शुरू किया वो देखना पसंद करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उनको वो भी हेल्थ सर्विसेज दिखाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अहमदाबाद विमान हादसे में 70 तोला सोना और लाखों रुपए व्यवसायी ने तुरंत अधिकारियों को सौंपा।
विमान दुर्घटना के बाद बचाव कार्य में जुटे व्यवसायी राजेश पटेल ने बताया कि उन्होंने मलबे से लगभग 70 किलो सोना और करीब 70,000 नगद बरामद किए, जिन्हें तुरंत सरकारी अधिकारियों को सौंप दिया गया। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद आग बुझाने पर शवों को इकट्ठा करने में मदद की और मृतकों की चीजों का ख्याल रखा। मलबे में ब्रिटिश भारतीय पासपोर्ट, मोबाइल, लैपटॉप, गीता और भगवान कृष्ण की मूर्तियां भी मिली। राजेश ने कहा कि उनका मकसद केवल मृतकों के परिवार को उनका अंतिम सामान दिलाना था। सर, मेरा नाम राजेश पटेल है। मैं शाहीबाग में रहता हूँ और मेरा बिजनेस कंस्ट्रक्शन और ज़मीन का है। राजेश जी, प्लेन क्रैश हुआ उसी समय आप खुद वहाँ पे इतनी बड़ी आपदा में कुछ न कुछ सेवा करने के लिए, कुछ न कुछ काम करने के लिए पहुँच गए थे, अपना बिजनेस छोड़ के। फिर आपको क्या लगा, किस तरह से आपको वहाँ पे शिक्षक हो? मैं ये हादसा हुआ वो मेरे घर से 300 मीटर दूरी है। जैसे मालूम पड़ा कि ये प्लेन क्रैश हुआ है तो मेरे बगल में डॉक्टर रहते हैं, उनकी एम्बुलेंस लेके मैं चला गया, क्योंकि मेरे को मालूम है कि ऐसी टाइम में फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसे हादसे 2008 में भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तब वो वहाँ पर भी मैं गया हुआ था और मैंने सारी चीज़ देखी थी। मैं वहाँ पर गया तब मंजर ऐसा था कि कुछ दिखाई नहीं रहा था। आँख में वो पेट्रोल और जो आग बरस रही थी उसकी वजह से आँखों में भी जलन हो रही थी और धुआं था, तो अंदर जाने की कोई जगह ही नहीं थी। फायर ब्रिगेड ने 15-20 मिनट में उसका सारा आग बुझाई और उसके बाद हम लोग अंदर गए। तो हम अतुल्यम की जो बिल्डिंग, बीच वाली बिल्डिंग है, उसमें गए तो हमने जो देखा तो कोई सबकी बॉडी तितर बितर पड़ी हुई थी। हमारा पहला प्रेफरेंस ऐसा था कि भी कोई जिंदा हो तो उसको तात्कालिक 108 में लेके उनका जीव बचा सके, लेकिन वो टाइम पे ऐसा मंजर था कि कोई जीवित, हमने वो टाइम पे ही सोच लिया था कि उसमें कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि सारा प्लेन का मलबा और सारी बॉडियाँ जली हुई थी। हमने सारा इकट्ठा करके वो टाइम पे तो कोई सामान भी नहीं था, तो पुरानी साड़ियाँ, दुपट्टे और गेहूं के जो कोथड़े होते वो लेके हमने सारी बॉडी कलेक्ट करके, समझो 4, साढ़े 4, 5 बजे तक तो सारा एजेंसी आ गई थी। तब तक ये 5 बजे तक बॉडी सब रिकवर कर ली। उसके बाद हम आधा घंटा हम बैठे वहाँ पर और हमारे साथ 5-6 लोग भी और थे। तो उन्होंने सोचा कि भी अब कुछ ना कुछ तो ये सारा, कोई आदमी को जीव नहीं बचा सके तो उसकी कोई चीज़ होए तो उसको अपने ढूंढे। तो हमने एक लोखंड का रोड और 2-4 लकड़ियाँ लेके वहाँ पर नीचे देखा तो जो 7 किलो की बैग वाला जो लगेज वाला रूम है, वो लगेज वाला पार्ट्स में से कई सारे बक्से मिले, जली हुई बैगें मिली। तो उसको फंबोला और खोला तो उसमें 4 ब्रिटिश पासपोर्ट मिले, 6 इंडियन पासपोर्ट मिले, कई सारे जले हुए मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, ये सारी चीज़ें जली हुई थी। एक पैसेंजर का तो चालू मोबाइल ही मिला हमको, जो उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी लेकिन उसका कोई ऑपरेटिंग चालू नहीं हो रहा था। उसके बाद जो अंदर की बैगें खोले, कवर खोले तो कई सारे गहने मिले, पाउच मिले, शादी में यूज़ होती है वैसी ज्वेलरी भी मिली। वो सब मिला के 70-80 तोला जो गोल्ड था वो हमने वहाँ पर जो ऑफिसर थे हमको जो बताया गया था, वो 5-6 बैगे भर के यानी थैले भर के हमने उनको सुपुर्द की। उसके बाद हमने ऐसा सोचा कि भी ये कुछ चीज़ें, अभी कोई आदमी तो बचा नहीं है लेकिन उनको परिवार को उसकी आखिरी निशानी मिले, ऐसा हमारा ट्राई था। हमने करीबन 9:30-10 बजे तक वहाँ पर डटे रहे और जो भी चीज़ हाथ में लगी, भगवान की गीता भी हमको मिली थी, कृष्ण भगवान की छोटी मूर्तियाँ, चांदी के बर्तन, ये सारी चीज़ें हमने इकट्ठे करके सरकारी ऑफिसर को हमने दे दिया था। ये सारा मंजर देख के ऐसा लग रहा था कि भी मानवता की ज़रूरत पे ये काम करना हमारा फर्ज था और यही चीज़ जो मृतक है उनके परिवारजनों को मिले और उसकी आखिरी निशानी उनको संभाल के रखे, ऐसा हमारा मोटिव था। कितना गोल्ड का आपको भरका मिला और आपने, अगर आप नहीं होते और आपकी जगह कोई दूसरा होता तो आदमी क्या करता, मगर आपके मानवता, ह्यूमनिटी दिखाई कि वो किसी और का क्या मोटिव है वो तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन ऐसे माहौल में लोग वो अलग अलग तरीके से सोच के वो घर जेब में भी कुछ चीज़ें डाल देते, लेकिन हमारे पास
हमारा दिमाग भी ऐसा था कि हम किसी की मदद कर सके। ये सारी चीज़ में मैंने कभी एक फ़ोटोग्राफ भी नहीं लिया है, मेरा मोबाइल मैंने यूज़ किया ही नहीं है। हमारा मोटिव यही था कि जो चीज़ें मिले उसको इकट्ठा करके, हम किसी को बचा तो नहीं सके लेकिन ये चीज़ें मिलके उनकी आखिरी निशानी उनके परिवारजनों को मिले, ऐसा ही हमारा मोटिव था। कितना गोल्ड होगा? गोल्ड करीबन 70 से 80 तोला गोल्ड था और 50 से 70 हज़ार कैश था। वो 500 की नोटों में था और सारी गड्डियाँ करके हमने ऑफिसर को दे दी थी। आपने पुलिस को सौंपा, क्या पूरी प्रोसीजर रही, क्या किस तरह से? नहीं, वहाँ पर 2 PI थे, IPS थे और सारे NSG कमांडर, हम 5-6 लोगों के अलावा, सरकारी ऑफिसर के अलावा और कोई नहीं था, क्योंकि वहाँ तक तो अमित भाई भी आने वाले थे, होम मिनिस्टर, तो उसकी वजह से हम जो जवाबदार व्यक्ति थे वही लोग हाजिर थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका यात्रा की मंजूरी न मिलने पर प्रियांक खड़गे का केंद्र से सवाल। कर्नाटक के IT और बुनियादी ढांचा मंत्री प्रियांक खड़गे ने अमेरिका यात्रा के लिए एक केंद्र सरकार द्वारा अनुमति न दिए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें ये अधिकार है कि वे भारत सरकार से पूछे कि प्रतिनिधिमंडल को मंजूरी क्यों नहीं दी गई। प्रियांक खड़गे ने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि कर्नाटक सरकार और भारत सरकार की तरफ से वैश्विक मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहा था। कर्नाटक IT, ISTDM और इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्षेत्रों में अग्रिम है। जब हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा है तो केंद्र सरकार किस युग में जी रही है, वे हमें रोक क्यों रही है? अगर आप हमें रोकेंगे तो PM $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कैसे बनाएंगे? उन्होंने ये भी कहा कि भौगोलिक सीमाएं अब मायने नहीं रखती और कर्नाटक, तमिलनाडु व तेलंगाना जैसे राज्य सरकारों आज वियतनाम, इंडोनेशिया और पूर्व यूरोप जैसे देशों में प्रतिस्पर्धा कर रही है, न सिर्फ पड़ोसी राज्यों से। See, I am well within my right to seek answers from the government of India on why they refused permission, a delegation led by me. And I am not going as an individual. I am representing the government of Karnataka and government of India as the world's 4th largest technologies custodian. We are number 1 in IT, we are number 1 in BT, we are number 1 in ESDM, we are number 1 in electronics. And if government of Karnataka is being denied permissions without valid reasons, that's a problem. I can understand if they gave me valid reasons. If they say like, look, now is not the right time to go, or if they say that, look, this is not in the best interest of the country, this is not in the best interest of the state, this is not what is the intention of the government of India, then I can understand. But the Prime Minister globetrots everywhere, making big slogans of National Quantum Mission, AI Mission, Skill India, Digital India, Make in India, and but when we ask for a delegation visit, it is rejected. How do you think the Prime Minister is going to have a $10 trillion economy without the states functioning? So I am just asking, what are the reasons that you have rejected the visa, rejected the permission for delegation? Because a delegation headed by minister is rejected, but the official officer's delegation is approved. Then another cabinet rank colleague of mine is approved. But it is the same objectives, same impactful note that has been sent for all three. But the denial is a surprise. Why? Only name of Priyank Khadge? Like I said, the BJP and RSS love me a lot. What is the reason, sir, when you are talking about the investment, whether it comes to Karnataka or Uttar Pradesh? It doesn't make any difference. See, we are not saying that Uttar Pradesh should not go or Madhya Pradesh should not go, but who are the most capable people who are ready to, who can deliver on global stage? It is the governments run like in Karnataka or in Tamil Nadu or Telangana. We speak at the global forum. We are competing with Vietnam, Philippines, Indonesia, China, Eastern European countries today. We are not competing with just our neighboring states. The geographical boundaries have thinned. I don't know in which era the government of India is in. When they go abroad, PM makes grand statement like MAGA plus MEGA equals mega. I don't even know what that means. But if you are going to make bold statements that India is ready for investment, India is ready for the world, and you want to be Vishwaguru, and you reject delegations of the world's 4th largest technology cluster's head, then I don't know what their intention is. What is your option, sir? Well, I'm going to seek a clarification from the MEA, and I think the Chief Minister also will write to the Prime Minister seeking. Let them give a valid reason.
if we are doing anything that is against the policies of the government of India, then I can understand. At least if they say, no, this is right now the geopolitical scenario is not good, you just can't stamp a denied and then say it's our will and wish. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दक्षिण 24 परगना में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने बताया कि एक सर्वदलीय बैठक में शामिल होने गए भाजपा कार्यकर्ताओं को ब्लॉक विकास अधिकारी ने बुलाया था, लेकिन वहां उन्हें अगवा कर बेरहमी से पीटा गया। उन्होंने बताया कि भाजपा के 4 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं और वे खुद उनसे मिलने पहुंचे हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि जो व्यक्ति केंद्र सरकार पर आपातकाल लाने का आरोप लगाती है, उनकी पार्टी खुद राज्य में लोकतंत्र को कुचल रही है। सुकांत ने दावा किया कि अगर मेरे खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। Using the slangs, what's your reaction over this? No, yesterday when our Karyakartas participated in a meeting, all party meeting, and they have been invited, mind it. They have been invited by the BDO, Block Development Officer. Now we call them Bechara Didir Officer. And they called for a all party meeting and they have participated. And they have been abducted, beaten brutally. The report, CT scan report is also proving that. And they have been beaten brutally. 4 Karyakartas of our party beaten brutally. Today I came here to observe how much injury is there. And now they are protesting against me. They use slang words about my mother and father. And yesterday, Mamata Banerjee herself, she was doing a press conference and she was claiming that there is emergency in this country and which was imposed by Narendra Modi. I would like to ask Mamata Banerjee and I would like to request you also to show what is the actual face of Mamata Banerjee. Is this the democracy? Is this the democracy? ये democracy है क्या? जिस तरीके से मेरे माँ को लेकर गाली दिया गया, सुकांत मजूमदार 2 बार के सांसद है, किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं 1 पैसे की भी कोई करप्शन की चार्ज हमारे ऊपर लगा सके। मैं मंत्री हूं, 1 साल होने गया है, एक भी करप्शन के चार्ज कोई प्रूव करेगा तो मैं रिजाइन दे दूंगा पॉलिटिक्स से। Police is doing nothing. Law and order is never existed here. It is appearing that law and order does not exist here. And police, the SP was managing the traffic. He was acting like a traffic police. He should have dispersed this bheer, this rioters, this gathering, lot early. Before my coming, this area should be cleared by him. मेरे आने से पहले इस एरिया को उनको क्लियर कर देना चाहिए था। Yes, I will move to the court for the security of my party कार्यकर्ता because he has been threatened over phone. Then that his son will be abducted. They have threatened it, and I am not concerned about my security, but I have deep concern about the security of my karyakarta. I have the protection. I will manage. Don't worry. But my karyakarta's protection is much more important than my security. But the police here is working like a stooge, working like a bonded labor of TMC. SP is doing nothing. Even yesterday when our opposition leader of opposition came here, at that time also, similar kind of role of SP and the administration was observed. It is also in front of camera. And they are claiming that democracy, they are the saviors of democracy. The whole country should watch. This is the kind of democracy Mamata offers to the people of West Bengal. Mamata Banerjee offers to the people of West Bengal. It is shame. It is shame, really shameful. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
सिकल सेल रोग प्रबंधन में उत्कृष्टता केंद्र बनेगा एम्स भुवनेश्वर। अब 700 से अधिक मरीजों का इलाज। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था भुवनेश्वर का सिकल सेल रोग के प्रबंधन के लिए सेंटर ऑफ एक्सटेंशन घोषित किया जाएगा। संस्थान वर्तमान में इस गंभीर रक्त विकास की पीड़ित 700 से अधिक मरीजों का इलाज कर रहा है, जिसमें लगभग 500 बच्चे शामिल हैं। एम्स भुवनेश्वर में सिकल सेल रोगियों के लिए उत्तम डायग्नोस्टिक उपचार और प्रस्ताव पूर्व स्क्रीनिंग जैसे सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। ये कदम विशेष रूप से पूर्व भारत में इस बीमारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। अब देश भर में सिकल सेल रोग के लिए 5.79 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जिसमें से 2.10 लाख लोग इस बीमारी में पीड़ित पाए गए हैं। आज युवक कांग्रेस ने बेरोजगारों के लिए एक मेला लगाया और अनुमान के हिसाब से लगभग 3000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाले हैं। और ये एक राहुल जी के जन्मदिन पर एक ऐसा काम किया है जो बहुत ही स्वागत योग्य है। देश जूझ रहा है आज बेरोजगारी से। 11 साल से भाजपा की सरकार केंद्र में है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा हर साल का किया था और आज मुझे लगता है कि उनको सबक लेना चाहिए। युवक कांग्रेस अगर इतना बड़ा काम कर सकती है तो भारत सरकार अपने जिम्मेदारी से क्यों पीछे भाग रही है। और इस प्रकार के आयोजन से लोगों को एक उम्मीद जगती है। हम सत्ता में नहीं है, संसाधन नहीं है, विपक्ष में है, बावजूद उसके इतने सारे हजारों बच्चों को यहाँ पे आके मौका मिला और लगभग 3000 को यहाँ पे आज मिलेगा अपॉइंटमेंट लेटर। ये बहुत ही नेक और बहुत ही स्वागत योग्य काम है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नकली अंग्रेजी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, 6 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली अंग्रेजी शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। ये फैक्ट्री खेतों के बीच स्थित एक मकान में गुपचुप तरीके से संचालित की जा रही थी। पुलिस ने मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 स्थानीय निवासी है और 4 राजस्थान के रहने वाले हैं। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 600 लीटर स्पिरिटिल रंग और पानी से तैयार की जा रही नकली शराब की 1000 से अधिक बोतलें जब्त किए गए माल की कुल कीमत 7.28 लाख आंकी गई है। एसपी प्रेम सुख डेलू ने बताया कि नकली शराब बनाने वाले गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। उन्होंने कहा कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अवैध शराब के धंधों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जामनगर लोकल क्राइम ब्रांच के द्वारा डुप्लीकेट अंग्रेजी दारू बनाने की जो फैक्ट्री है उसको पकड़ा गया है और ये जो फैक्ट्री जो चलाने वाले टोटल 6 लोग थे उनको पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। उसमें जो मुख्य आरोपी है उसका नाम हरदीप सिंह जाडेजा है और ये नेवी मोड़ा गांव का रहने वाला है। दूसरा जो आरोपी है उसका नाम राज सिंह है। तीसरे आरोपी का नाम अर्जुन सिंह है। अर्जुन सिंह है वो बाड़मेर राजस्थान का निवासी है। सूर्य प्रताप सिंह है ये ब्यावर जिले राजस्थान का निवासी है और शैतान सिंह ये भी ब्यावर जिला राजस्थान का निवासी है और जो सांवरलाल है ये भीलवाड़ा जिले का है वो राजस्थान का निवासी है। टोटल 6 लोगों को अभी तक एलसीबी के द्वारा पकड़ा गया है और टोटल जो मुद्दामाल जब्त किया गया है, मुद्दामाल 7,28,000 का मुद्दामाल जब्त किया गया है। ये जो मुद्दामाल है उसके अंदर 4 व्हील एक गाड़ी है। उसके अलावा जो एल्कोहल स्प्रिट है लगभग 600 लीटर जिसकी कीमत 2,40,000 के आसपास है और एल्कोहल स्प्रिट जिसकी जो अलग अलग बोतल के अंदर पैक कर दिया गया है। तो ऐसी टोटल 1056 जो बोतल है वो पकड़ी गई है और इसके अलावा अलग अलग ब्रांड का दारू बनाने के लिए जो अलग अलग बोतल्स और उन बोतल को पैक करने की जो मशीन और उनके ऊपर जो सील लगाने वाली मशीन ये सभी भी पुलिस के द्वारा है वो जब्त की गई है। इन लोगों का जो इतिहास है वो क्रिमिनल इतिहास रहा है और जो अलग अलग आरोपी है उन अलग अलग आरोपी के ऊपर अलग अलग पुलिस स्टेशन के अंदर काफी सारे जो है वो FIR दर्ज की गई है। उसमें से जो राज सिंह है उसके ऊपर राजकोट सिटी का जो गांधीग्राम पुलिस स्टेशन है और जामनगर पंचकोशी A डिवीजन पुलिस स्टेशन के अंदर FIR है। धर्मेंद्र सिंह और जो ये भगीरथ सिंह है इनके ऊपर थ्रोल पुलिस स्टेशन के अंदर पहले से ही प्रोहिबिशन की FIR है और छत्रपाल सिंह जिनको आगे दारू है वो बेचा गया था उनके ऊपर भी जो राजकोट ग्राम्य का पड़दरी पुलिस स्टेशन है वहां पर FIR दर्ज है। जामनगर पुलिस के जो लोकल क्राइम ब्रांच है उसके द्वारा पहले भी 1-1.5 महीने पहले भी इस तरह की एक जो डुप्लीकेट अंग्रेजी दारू बनाने की फैक्ट्री को पकड़ा गया था और अभी फिर एक बार ये डुप्लीकेट जो है वो दारू बनाने वाली फैक्ट्री को पकड़ा गया है। ये जो फैक्ट्री के अंदर पहली बार ही इस तरह का दारू बना के ये लोग बेच रहे थे और आगे जहां पर बेचा था वहां से भी जो है मुद्दा माल है वो रिकवर हो गया है। जामनगर LCP द्वारा ये एक अच्छी काम है वो काम किया गया है। इसके लिए मैं जामनगर LCP को बधाई देता हूँ। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
पूर्व सीएम जगत रेड्डी का चंद्रबाबू सरकार पर हमला। विजयवाड़ा में वाईएसआरसीपी अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने एनडीए और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भले ही केंद्र स्तर पर एनडीए के पास दिखाने और कहने के लिए बहुत कुछ हो, लेकिन आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू सरकार के पास सेखी बघारने लायक कुछ भी नहीं है। जगत ने आरोप लगाया कि तेलुगु देशम पार्टी के घोषणा पत्र में किए गए वादे झूठे निकले हैं। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश पूरी तरह प्रशासनिक व्यवस्था चमचमा चुकी है और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। वाईएस जगत ने राज्य में लाल किताब का राज होने की बात कही और आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार जनता को सिर्फ भ्रमित कर रही है, जबकि जमीनी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। TDP, NDA altogether have been celebrating 1 year of their governance. What's your say on that? How do you take it? See, NDA might have, at the central level, might have a lot to say, a lot to boast about. For what probably they have probably reasons to boast about. But as far as Andhra is concerned, Chandrababu's regime is concerned, there is nothing to boast about. Every promise that has been mentioned in his own manifesto is proven to be a lie. And for someone who's not rendered a single promise fulfilled out of the Super 6 or Super 7 that he's promised himself, and everything that has been promised is proven to be a lie, and where the plight of farmers, the plight of youngsters, the plight of every person living in poverty is at an abysmal low. The farmers are pissed off because they're not getting remunerative prices. The free insurance policy which was in existence during our regime has been removed. The timely input subsidy which was coming before the end of the season was also scrapped. And the production support which was coming in through Raitu Bharosa in our regime has also come to a halt. And the RB case which were very much running during our regime at the village level, hand-holding the farmer at every stage, has become dysfunctional. Similarly, the students are not getting fees reimbursement. Every quarter what the fees reimbursement was given during our regime, and now since January, that is Jan, Feb, March, which was supposed to have been given in April, and since then the election code has come in, and since that day till this day, this June if it were to come, it will be 6 quarters. And every quarter where the fees reimbursement was given then, now it has been 6 quarters where the fees reimbursement dues are still pending. The boarding and lodging costs, lodging charges also which were given to the students, starting every April, one installment is also left pending. And added to that, the plight of any poor going to the hospitals, where Arogyashri bills payable by the government to the network hospitals, which actually cost 300 crores every month, has been due for the past 12 months, which is 3,600 crores. And Arogya Ashara, which was also been given during our regime, which is another 400 crores, also stands due as of now. And today nobody, no poor person is in a position to go and claim Arogyashri and take free treatment in a network hospital, because the network hospitals have so much of dues that they're not treating poor people. And during our regime, the Arogyashri was taken up to 25 lakhs of free treatment. 1,000 procedures were increased to 3,300 procedures during our regime, when there was so much of reform that took place in that area then, has now taken a back seat now. See, tell me, where exactly are people happy? Everything is proven to be a false promise, everything is proven to be a broken promise, and the entire system is collapsed, where you have rampant corruption which is prevalent in the state of Andhra Pradesh, and a red book rule which is intolerance towards the ruling party or to anybody who raises their voice against the government, which is also prevalent in the state of Andhra Pradesh. Other than this, there is nothing there in Andhra Pradesh state. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
दिल्ली में कांवड़ यात्रा से पहले गृह मंत्री आशीष सूद की अहम बैठक। दिल्ली में आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि कांवड़ यात्रियों की सुविधा और दिल्ली वासियों की सहूलियत दोनों का बराबर ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा, हम सुनिश्चित करेंगे कि कांवड़ यात्री शांतिपूर्वक अपनी आस्था व पालन कर सके। साथ ही हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली के लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो। इस उद्देश्य से गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग, एमसीडी, बिजली विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कांवड़ मार्गों की सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंध, बिजली, पानी की उपलब्धता और आपात सेवाओं पर विशेष चर्चा की गई। के नेतृत्व में ये निर्णय किया है कि कांवड़ यात्रा में सभी धार्मिक या इस यात्रा में सभी यात्री अपने फेथ को बहुत आराम से परस्यू करें। साथ ही साथ दिल्ली की जनता को और किसी किस्म की बाधा उसके जीवन में ना आए, वो भी दिल्ली भी सुचारू रूप से चले, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। इसके लिए जो सिंगल विंडो परमिशन की व्यवस्था की गई है उसको आगे बढ़ाते हुए पुलिस, पावर, फायर और ड्यूसिप जो टॉयलेट्स प्रोवाइड करेगा और एमसीडी जिसको साफ सफाई करनी है, इन विभागों के साथ अभी आज मैंने चर्चा की है। ये सभी विभाग कांवड़ यात्री सुचारू रूप से जाएं और बाकी जनता भी अपनी जनजीवन अस्त व्यस्त ना हो, इसकी चिंता करते हुए अभी एक ये मीटिंग हुई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक में अल्पसंख्यक आरक्षण बढ़ाने पर सियासी घमासान। कर्नाटक में अल्पसंख्यक आरक्षण बढ़ाने पर सियासी घमासान। कर्नाटक सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को आवास योजनाओं में आरक्षण 10% से बढ़कर 15% तक फैलने को लेकर सियासी गर्मा गई है। भाजपा नेता अमित मालवीय के इस मुद्दे पर सवाल उठने के बाद कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मैं भाजपा नेताओं की टिप्पणियों को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ। वे सिर्फ नफरत फैलाते हैं और समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। डीके शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस हमेशा समाज को एकजुट करने की बात करती है। उन्होंने सच सीमित की रिपोर्ट हवाला देते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों को 15% कल्याणकारी लाभ दिया जाना जरूरी है। Another thing about the reservation, sir, today in the cabinet which is proposed now, Amit Malviya has also tweeted about this, sir. BJP I am least bothered about any other BJP leaders calling or anything. They created hateness and they will try to divide the society. We always try to unite the society. See, there is a Sachar committee report which tells that 15% of the reservation should be given on welfare schemes to minorities. Earlier in the central government had appointed a committee and it is there. Now we have in various schemes we had given 10% of houses reservation to them. But what has happened in the rural parts of Karnataka? There are no minorities. All the minorities has been in the urban section. Some reaching 25%, somewhere 30%, somewhere 12%. So in the lapse, there were a lot of lapses of 10%. We did not have 10% of the requirements or the applications to be given in the rural places. That is why my minister has proposed it. He brought it to the cabinet, connected even to the Sachar report. So instead of giving as only the rural section, we have made a unit as a taluk level, so that which includes the town, and then we are giving them this. Whatever the number will be same. Suppose if we give 1,000 houses or 100 houses to one taluka, that number will be same. But instead of giving to the rural, we are picking, since there are no applicants, we are picking from the urban sector. Is there any taking rules and regulations about this reservation? Yeah, because, sir, the opposition is calling it an illegal and unconstitutional. What is that? Is there any necessity to take any special meeting for this, because 10% to 15% increasing?
I don't know what you are telling or what is this comment. Whatever I have to communicate to you, I communicate. So one more thing, there's another complaint filed. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा अध्यक्ष तिरुपति बोले साधारण सिलेंडर ब्लास्ट नहीं था ये। कोयम्बटूर विस्फोट मामले में एनआईए द्वारा की गई गिरफ्तारी के बाद तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नारायण तिरुपति ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोयम्बटूर के मद्रास अरबी कॉलेज का इस्तेमाल कक्षाओं की आड़ में कट्टरपंथी गतिविधियों के लिए किया गया। जमील बादशाह नामक व्यक्ति युवाओं के ब्रेन वॉश कर उन्हें आईएसआईएस से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। नारायण तिरुपति ने मुख्यमंत्री स्टालिन पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसे राज्य सरकार ने केवल सिलेंडर ब्लास्ट बताया, वे असल में एक बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा था। भारत में लोकतांत्रिक शासन को खत्म करने के खिलाफत स्थापित करने का पूर्व नियोजित मास्टर प्लान है। The Madras Arabic College in Coimbatore in Kovai was run by Jamil Basha, and he had used that classrooms and other things for radicalization and recruiting these people. He was brainwashing people to become IS members. That is what the NIS says. So, as far as this blast case is concerned, it was the Chief Minister of Tamil Nadu was saying it's just a cylinder blast. In fact, we have been saying that no, there is something behind this, very big behind this, and now it's coming on to the to the public that it's a mastermind of a jihad activity or caliphate. They want to create a caliphate rule, throwing away the democratic rule in India, and for that they have used. If that had not blasted before time, we could have lost so many people. So it's a very pre-planned, premeditated attempt on Tamil Nadu. But whereas the Tamil Nadu police as well as the Chief Minister, the government were denying that there are these kind of activities. Now it has come to fore that a lot of radicalization and recruiting people for IS, which is a very dangerous terrorist organization. So this Islamic fundamentalism is there in Tamil Nadu, which has been proved once again. And I think the government should think that they will not allow all these things. And I think the Chief Minister at least now should apologize for saying it as a ordinary cylinder blast. So don't you think NIA also has a role in this? आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी के दौरे से पहले भुवनेश्वर में सुरक्षा ड्रिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 जून को होने वाले ओडिशा दौरे से पहले राजधानी भुवनेश्वर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबर कर दी गई है। भुवनेश्वर स्टाफ कमिश्नरेट पुलिस के आयुक्त सुरेश देव दत्ता सिंह ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री के आगमन से पहले काफिले का विस्तृत आभास किया गया। उन्होंने कहा कि यह आभास ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया है न केवल प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित हो बल्कि आम नागरिकों को भी न्यूनतम सुविधा हो। इसके लिए 133 प्लाटून बंद, 500 से अधिक पुलिसकर्मी और विशेष एजेंसियों को तैनात किया गया है। यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए पराश्रम जारी कर दिया गया है और वैकल्पिक मार्गों की सूची भी सार्वजनिक की गई है। प्रधानमंत्री की विजिट के लिए जो व्यापक सुरक्षा व्यवस्था है, इसके साथ ही डिटेल जो सेफ्टी प्लान है वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। आज उस सब का रिहर्सल किया गया। इस बंदोबस्त का उद्देश्य ये है कि माननीय प्रधानमंत्री को जो लोग देखने दूर दूर से आ रहे हैं वो पूरा सुगमता के साथ उनको देख सके, उनकी लोगों की सेफ्टी रहे, वो कम से कम असुविधा के साथ वो अपने गंतव्य तक पहुंचकर वहां पर देख सके माननीय प्रधानमंत्री को। और इसके साथ ही सुरक्षा के उच्चतम मापदंड भी कायम रखे जाएं। जैसा मैंने बताया 133 प्लाटून फोर्स और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज उसके अलावा हैं। जिस रास्ते से हमें एक ट्रैफिक एडवाइजरी हमने जारी किया है, क्योंकि जिस रास्ते से आएंगे उस रास्ते के लिए थोड़ी देर तक के लिए बंद करना पड़ेगा। अल्टरनेट रूट लोगों को दिया गया है, लेकिन ये समय बहुत थोड़े समय का होगा और ये कोशिश की गई है कि लोगों को उनके
नॉर्मल जो आवागमन है उसमें कोई बाधा न पहुंचे। बहुत लोग आए हैं तो पार्किंग के लिए बहुत जगह पर करीब 20 पार्किंग की जगहों पे पार्किंग के लिए व्यवस्था की गई है और सबको किस जिले से कौन आ रहा है, कहाँ पार्किंग में जाएगा, ये सवाल रेडी करके दे दिया गया है। पुलिस ऑफिसर को डिप्लॉय किया गया है, ये 500 से अधिक पुलिस अफसर इसमें डिप्लॉयड है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम हेमंत सोरेन ने यूनिफेस कार्यक्रम की शिरकत। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस के मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूनिसेफ द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सिकल सेल से प्रभावित युवाओं से संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सिकल सेल जैसी आनुवांशिक बीमारियों के प्रति गंभीर है और इसके इलाज व जागरूकता के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कार्यक्रम में यूनिसेफ के प्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र युवा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर युवाओं से खुले दिल से बातचीत की और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राज्य की योजनाएं भी साझा की। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेल्लारी में किसानों का प्रदर्शन। तुंगभद्रा बांध से पानी छोड़ने की मांग। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में किसानों का आक्रोश सड़कों पर उतर आया है। किसानों ने तुंगभद्रा बांध से तत्काल सिंचाई के लिए पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि खेत सूखने की कगार पर है और यदि समय रहते पानी नहीं मिला तो फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। किसानों ने आरोप लगाया कि मानसून की देरी और प्रशासनिक उदासीनता की वजह से की परेशानियां लगातार बढ़ रही है। विरोध के दौरान कई किसानों ने स्थानीय अधिकारियों से मुलाकात कर जल्द कार्रवाई की मांग की। प्रशासन की ओर से किसानों को आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और जल प्रबंधन विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान से लौटे भारतीय छात्राओं ने सुनाई आप बीती। सबा रसूल, जो 2021 में MBBS की पढ़ाई के लिए ईरान गई थी, ने हाल ही में अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि कैसे अचानक उन्हें और अन्य छात्रों को ईरान से अमोनिया मिल ले जाया गया, जब भारतीय दूतावास ने उन्हें तत्काल सुरक्षित निकासी के लिए निर्देशित किया। सबा ने कहा, हमें उर्मिया में थे जब दूतावास ने कॉल आया। हमें अपना ज़रूरी सामान पैक करने के लिए कहा गया क्योंकि हमें स्थानांतरित किया जाएगा। इसके बाद भारतीय दूतावास के अधिकारी ने हमें तेहरान से अर्मेनिया सीमा तक सुरक्षित लाए। अर्मेनिया में भी दूतावास की ओर से हर संभव मदद की गई जिससे हमारी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हो सकी। उन्होंने कहा कि फ्लाइट में व्यवस्था बहुत अच्छी थी, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ निराशाजनक अनुभव भी हुए। सभा ने महाराष्ट्र के अन्य छात्रों और उनके प्रतिनिधियों का भी जिक्र किया जिन्होंने उनकी वापसी में सहयोग दिया। मैं 2021 में गई थी ईरान फॉर MBBS। तो उसके बाद जो आपको पता है सिचुएशन क्या हुई तो उसके बारे में बताइए हमें। आप कैसे वहाँ पे गए, कैसे वापस आए? ईरान इज़ अ कंट्री जहाँ पे आपको एक चीज़ पता है कि हमें पता है मुस्लिम कंट्री है, पहली बात, और दूसरी बात हमें ये भी पता है कि वहाँ पे इंसान लड़कियाँ हमें ज़्यादातर लड़कियों की सिक्योरिटी की फिक्र होती है। और ईरान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको पता है यू आर वेरी सिक्योर। अगर आप रात के 12 बजे भी 1 बजे भी बाहर हो, यू आर सेफ। तो वो चीज़ थी, वो दिमाग में रख के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हम वहाँ पे गए थे। तो पहले भी जब हमने देखा, जब गजा का वॉर स्टार्ट हुआ, तब भी ईरान और इसराइल के बीच में टेंशन थे, तो हमें इस बार भी लगा था इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन सिचुएशन चेंज होती गई, एस्केलेट होती गई एंड इवेंचुअली इस हद तक पहुंच गई कि स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करना पड़ा। कब आप लोगों ने फैसला किया कि अब यहाँ से निकलना है? हमने एक्चुअली फैसला नहीं किया, हम तब भी रहना चाहते थे वहाँ पे क्योंकि दिल नहीं मान रहा था ईरान को छोड़ना। लेकिन इवेंचुअली एम्बेसी ने नहीं माना, हमें एम्बेसी से परमिशन नहीं मिली। उन्होंने बोला नहीं, सबको निकलना है, आप लोग, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ से सबको जाना पड़ेगा। हम इवैक्यूएट कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं, तो हमें वहाँ से निकलना पड़ा। जस्ट 2 days बिफोर, कल नहीं परसों, उसके पहले हमें एम्बेसी से 6 बजे कॉल आया कि अपना सारा सामान आप पैक कर ले, नेसेसरी सामान जो है वो पैक कर ले, कल सुबह 6 बजे इवैक्यूएशन होगा। रीलोकेशन, उन्होंने इवैक्यूएशन नहीं कहा, उन्होंने कहा रीलोकेशन होगा, क्योंकि वो देखना चाहते थे अकॉर्डिंग टू देम अगर हालात ठीक रहते तो वो फिर हमें वापस ईरान भेज देते। बट जैसे कि सिचुएशन वर्स होती गई तो दे सेड दैट हमें MEA से ऑर्डर्स है दैट एवरी इंडियन स्टूडेंट शुड बी इवैक्यूएटेड। तो कहाँ से उन्होंने लिया और कहाँ पे आप? हम उर्मिया में हैं और उर्मिया में हमें ज्यादा नजदीक बॉर्डर टर्की का है, बट टर्की अनफॉर्चुनेटली रिफ्यूज्ड
to give the space, and then we were taken to Armenia. हम अर्मीनिया बॉर्डर तक हमें जो इंडियन एम्बेसी जो तेहरान की है वहाँ के ऑफिशियल साथ आए अर्मीनियन बॉर्डर तक, उनने हमें वहाँ पे छोड़ा. फिर वहाँ से जो इंडियन एम्बेसी अर्मीनिया है वहाँ के ऑफिशियल्स आए, उन्होंने हमारी हेल्प की हर किसी चीज़ में, हमें डॉम तक पहुँचाया. और कल फाइनली हम वहाँ से निकले. और जो अरेंजमेंट्स की गई थी हमारे लिए फ्लाइट्स में या बाकी सब चीज़ें, वो सब बहुत अच्छा था. हम बस डिसअपॉइंट हुए दिल्ली एयरपोर्ट पे, बिकॉज हमारे साथ कुछ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे, उनके लिए होटल्स बुक किए गए, उनको बोला गया कि आपके लिए शाम की टिकट्स है. हमने अपने लिए भी कुछ वैसा, क्योंकि हमारे सीएम साहब ने कहा था कि वैसा होगा, लेकिन जब हमने देखा बाहर बसेस खड़ी है, वो एसआरटीसी बसेस है और इतनी गंदी हालत में, हम 4 दिन से कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो कैसे सोच सकते थे कि हम उन बसेस में ट्रैवल करेंगे. तो वहां पे भी फिर हमें खुद इमरजेंसी में अपनी टिकट्स बुक करनी पड़ी, वो भी एट द 4x ऑफ प्राइस जो टिकट का प्राइस था, क्योंकि हमें उसी टाइम 2 घंटे पहले हमने टिकट बुक की. आपको पता है कि हाल ही में इंडिया पाकिस्तान में भी क्लैश हुआ, टेंशन हुआ था, उस वक्त आप वहाँ थी, आपने टेंशन हुआ होता, टेंशन में हुई थी फैमिली के लिए, आज आप खुद हंसी, तो कैसा माहौल देखा? एक चीज हमें पता था कि जो इंडिया पाकिस्तान के टेंशन था, इट्स ओनली एट द बॉर्डर्स मेनली. जो तेहरान और इजराइल में हो रहा है, कैपिटल पे अटैक कर रहे हैं, उन्होंने एक भी सिटी नहीं छोड़ी, हर किसी सिटी पे अटैक किया, और फिर ईरान को भी रिटेलिएट करना पड़ा. तो हमें पता था ये बॉर्डर नहीं चल रहा है, और थिंग्स escalate हो गई और सिचुएशन इज रियली वर्स. आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल, प्लीज प्रे फॉर ईरान, वी शुड विन इट. फैमिली में है तो कैसा फील हो रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा. ये भी दुख है अंदर से कि हमें ईरान को छोड़ के आने पड़ा. वी वांटेड टू बी देयर, वी वांटेड टू हेल्प, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट. बट अब अभी हम फैमिली में है, सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. अगर सब कुछ ठीक हुआ तो फिर से जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वी आर रेडी टू लीव व्हेनेवर दे विल कॉल अस. अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटी सी ब्रेक का. ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ शाम की तमाम बड़ी खबरें. धन्यवाद. नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन. कीप वॉचिंग MNS न्यूज. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर.